जय हिंद साथियों, अतरे इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 25 जुलाई 2026 है और आज इस डेट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज, जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप डेली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपका सोर्स बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। और सोर्स के स्तर पर बात करें तो हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी फॉलो करते हैं। उसमें भी किसी भी न्यूज़ में अगर आप कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उस न्यूज़ से रिलेटेड कितना कंटेंट हमको ज़रूरी है। और उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए आपके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है? यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के जो पीवाईक्यू का जो ट्रेंड है उसको समझना है। हम क्या करते हैं सेशन में, जब भी कोई न्यूज़ या कोई आर्टिकल डिस्कस करते हैं तो उसमें से उतना ही कंटेंट उठाते हैं जितना कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट होता है। ठीक, उससे जिससे अगर मान लो उस आर्टिकल से अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, मेंस में क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। और इसी नज़रिए से, इसी दृष्टिकोण से हम कोई भी न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। और इसलिए ये सेशन आपके लिए ना बहुत यूज़फुल हो जाता है कि करंट अफेयर्स पहले अगर देखोगे तो बच्चे क्या करते हैं, जितने डेली वाइज कवर करते हैं उसमें से 4 से 5 घंटा वो वेस्ट कर लेते हैं और तब भी जो रिसोर्सेज के लेवल पर तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, जो इश्यूज कवर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हम अपने सेशन में यही करते हैं कि आपके लिए करंट अफेयर्स उन आर्टिकल को डिस्कस करें जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चांसेस बनते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आ सकता है। उसमें भी उतना ही कंटेंट डिस्कस करते हैं जिससे कम मेहनत में आपकी इफेक्टिव तैयारी हो सके, अच्छे से तैयारी हो सके। तो आपसे उम्मीद क्या है कि आप लास्ट तक सेशन में बने रहे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप स्कैन कर लीजिए इसको, ताकि कोई भी वीडियो, हमारा जो ऐप है उसमें कोई भी इनिशिएटिव अगर आपको दिखे, कोई भी चीज़ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई रिसोर्सेज डाउनलोड करना हो तो आप हमारे ऐप से कर सकते हैं। रिसोर्स की बात कर लेते हैं। रिसोर्स में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम द हिंदू को देखते हैं और इसमें अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनता है। फिर दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस में कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनता है। तीसरा है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ये गवर्नमेंट की साइट है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड या सरकार की कार्यप्रणाली से रिलेटेड कुछ भी अपडेट है, कुछ भी मान लो कोई फ्रेमवर्क है, कोई इनिशिएटिव है, कोई पॉलिसी है, उससे रिलेटेड अपडेट अगर देना है तो सरकार इस पर डालती है। इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट के मिनट टू मिनट अपडेट अगर चाहिए तो आप इस साइट को विजिट करो, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। 2026 में जितने क्वेश्चन आए थे, जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे, रैंडम क्वेश्चन जितने थे ना, उसमें 60-70% क्वेश्चन का जो रिसोर्स है, जो सोर्स है, आपको पीआईबी से मिल जाएगा। और इसलिए पीआईबी बहुत ऑथेंटिक सोर्स बन जाता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक, आज बेसिकली हमको 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं और ये चारों आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्टिकल हमको डिस्कस करना है, भारत में इंटरनेट शटडाउन। अब इंटरनेट शटडाउन ये क्या न्यूज़ में है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस प्रोटेस्ट में एक कॉमन चीज़ ये देखने की आई कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए या उग्र या हिंसा न भर के, है ना, उसको रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। ठीक, तब इसमें ना वाद विवाद दोनों आ गया कि कुछ लोग इंटरनेट जो शटडाउन होता है इसके पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग विपक्ष में तर्क देते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, बैलेंस तरीके से देखेंगे कि इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, क्या कंक्लूजन है, फिर क्या समाधान हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सिनेरियो है, हर एंगल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है कि असम में बाढ़ और भारत में बाढ़ प्रबंधन। आपको पता है कि भारत में जो बाढ़ का माहौल है, तो मानसून आते ही वो आपको बाढ़ का प्रकोप दिखता है। और ऐसा माना गया कि लगभग 60 सालों में पहली बार असम में इस लेवल का, है ना, खतरनाक लेवल का बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से ये समस्या है। तो हम देखेंगे कि भारत में बाढ़ प्रबंधन को लेकर क्या इश्यूज है, उसको देखना है, उसको समझना है। तीसरा आर्टिकल है हमारा स्पेस ऑन्कोलॉजी और कैंसर उपचार। अभी जिस तरह से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, है ना, जिस तरह से भारत में वर्ल्ड के लेवल पर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, कैंसर का प्रॉपर इलाज जैसा होना चाहिए, किफ़ायती इलाज उस तरह से नहीं है, है ना, है भी तो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। तो सवाल उठता है कि क्या कैंसर के जो इलाज है, क्या उसमें माइक्रोग्रेविटी का यूज़ किया जा सकता है, क्या स्पेस बेस्ड किसी जो तकनीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो एक तरह से एस्पेक्ट हो सकता है, क्या उसका यूज़ कर सकते हैं।
उसी चीज़ को हमको समझना है। तो स्पेस ऑन्कोलॉजी का मतलब कैंसर के उपचार में अंतरिक्ष आधारित जो सिद्धांत है उसको यूज़ करना। हम देखेंगे कैसे ये मामला आगे बढ़ा है, कैसे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी ये एक तरह से इमर्जिंग सेक्टर है कैंसर के इलाज को लेकर। अभी हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और जिनका मूल उद्देश्य क्या है कि जो सऊदी अरब की जो एनर्जी डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि सऊदी अरब क्या है, ऑयल और पेट्रोलियम पर एक तरह से डिपेंडेंट है। पेट्रो डॉलर उनकी इकोनॉमी है ना। अब अगर मान लो इसी तरह से सऊदी अरब केवल ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज है उसी पर निर्भर होगा, तो एक स्कोप ये बनता है ना कि अगर वो रिसोर्स समाप्त हो गया तो फिर उसकी इकोनॉमी कैसे बूस्टअप होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। इसी चीज़ को समझते हुए सऊदी अरब प्रोएक्टिव तरीके से अपने विजन को आगे बढ़ाया और अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी उस पर एग्रीमेंट किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अमेरिका सऊदी अरब में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देगा, लेकिन जिसका यूज़ कैसे होगा, सिविल पर्पस से, सिविलियन पर्पस से, है ना। तो उस सेंस में ये न्यूज़ में है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हर एंगल से हम ये 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड जो कंसर्न है उसको समझते हैं। ठीक, तभी आपको पता है कि दिल्ली में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। बेसिकली नीट जो एग्ज़ाम हो गया है उसमें जिस लेवल पर पेपर लीक के इश्यूज़ है, शिक्षा व्यवस्था में जो एक मेजर रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। तो कभी कभी प्रोटेस्ट उग्र भी हो जाती है, वहाँ से बहुत सारे ऐसे वीडियो न्यूज़ निकलती है जो एक आम आदमी को लेकर हो सकता है कि उसको उसकी संवेदना के लिए नुकसानदेह हो या उसको उसके लिए बहुत कष्टदायक हो। तो आपत्तिजनक कंटेंट का प्रसारण न हो, इसी वजह से उस एरिया में इंटरनेट शटडाउन किया गया। और जब इंटरनेट शटडाउन जब भी किया जाता है तो सवाल उठता है कि क्या इंटरनेट शटडाउन करने से मामले का समाधान होगा। फिर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बात कही जाती है। तो हर एंगल से इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं कि हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई, जिससे इंटरनेट शटडाउन की वैधता देख रहे हैं तथा अनुपातिकता यानी किस अनुपात में हमको उसको लागू करे, इस पर चर्चा प्रारंभ हो गया है। ठीक, तो अगर ये इंटरनेट शटडाउन पूछे तो इंटरनेट शटडाउन में क्या है, तो जो इंटरनेट की सेवाएं हैं, इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो स्थगित कर दी जाती है, वो बंद कर दी जाती है। ठीक, अब इंटरनेट की सेवा बंद करने से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप वो नहीं चला सकते हो। उस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जो मान लो पेमेंट करना चाहते हैं, जिसका मान लो बिजनेस है ना, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट, वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग मान लो कोई इंडस्ट्री या कोई जैसे मान लो कोई एजुकेशन सेक्टर है, तो मान लो कोई ऑनलाइन क्लास चला रहा है, वो भी प्रभावित होता है। यानी इंटरनेट शटडाउन से ना बहुत लेवल पर एक तरह से मल्टीपल सेक्टर प्रभावित होता है। और इस वजह से सवाल उठता है कि इंटरनेट शटडाउन का मूल उद्देश्य क्या था, कि भाई अफवाह जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रसार ना हो सके। लेकिन उसकी वजह से जो जो पूरी रीजन में इंटरनेट शटडाउन हुआ तो उससे बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है ना, डिजिटल पेमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हो रहा है, एजुकेशन इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये जो मल्टीपल जो इम्पैक्ट है, क्या उतना नुकसान जायज़ है? और इसी वजह से ये सवाल उठता है कि इसके पक्ष में तर्क और फिर इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हिंसा को रोकने के लिए, मामले के समाधान के लिए आपको इंटरनेट शटडाउन करना पड़ेगा। तो फिर अल्टीमेटली हमको ये भी देखना है कि फिर समाधान क्या हो सकता है, समाधान की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। फिर समाधान पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो भी देखना है हमको, वो भी एक्सप्लोर, एक तरह से एक्सप्लोर करना है। तो हर एंगल से इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इंटरनेट शटडाउन का अर्थ क्या है? इंटरनेट शटडाउन का अर्थ है कि सरकार या सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र या पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद या सीमित कर देना, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके, अफवाहों को रोका जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है। तो जैसे इंटरनेट शटडाउन का एग्जांपल आपको अलग अलग सिनेरियो में दिखेगा। जैसे कश्मीर में जब भी वहाँ पर उग्रवाद की घटना, आतंकवाद की घटना या इस तरह से हिंसा प्रदर्शन वहाँ पर होते हैं, तो उस चीज़ को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए सबसे पहले उपाय जो मेजर्स लिए जाते हैं वो इंटरनेट शटडाउन करते हैं वहाँ पर। ठीक,
पंजाब में भी 2023 में जब अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो वहाँ पर हिंसा भड़कने की आशंका थी, इस वजह से इंटरनेट शटडाउन किया गया। परीक्षा के दौरान आपको पता है कि जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत सारे एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर जैमर्स लगा देते हैं ताकि इंटरनेट की जो प्रसार है, जो सुविधा है, उसको बंद किया जा सके। अब ये सब इंटरनेट शटडाउन एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ किया जाता है ताकि कानून व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रहा है उसको मेंटेन कर सके। पर सवाल उठता है कि अगर केवल इसी उद्देश्य से इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी तो मेजर्स करना है ना, उसको भी तो देखना है। और इसी में कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी अनुपातकता का सिद्धांत, कि जिस अनुपात में आप जो खतरा है उसको डील कर रहे हैं उसके एवज में जो नुकसान है क्या उसको आपने मेजर किया। ठीक, ये चीज़ें देखनी है। ठीक, चलो, इंटरनेट शटडाउन का उद्देश्य क्या है? देख लो, कानून व्यवस्था को बनाए रखना ताकि हिंसा न भड़के। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, हिंसा को कंट्रोल करना है, अफवाहों के जो प्रसार है, जो प्रसार है उसको रोकना है। ठीक, ये देखना है। देख रहे, हिंसा और दंगों के को रोकना है, फेक न्यूज़ ऑफ अफवाहों के प्रसार को रोक लगाना है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, और संवेदनशील अभियानों के दौरान कम्युनिकेशन को नियंत्रित करना है। इन सब उद्देश्यों की वजह से इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखो, इंटरनेट शटडाउन ऐसा तो नहीं कि केवल भारत की प्रवृत्ति है, वर्ल्ड के लेवल पर भी जब भी जहाँ खतरा होता है उससे निपटने के लिए वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन एक कॉमन फिनोमेना है। तो सवाल उठता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या टेंडेंसी है, भारत में क्या टेंडेंसी है, वो भी देखते हैं, यानी उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है। तो वैश्विक प्रवृत्ति देखो, तो यूनेस्को ने स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटरनेट शटडाउन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। देख रहे हो, पिछले 2 वर्षों में 54 से अधिक देशों में लगभग 3 से अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए। एक्सेस नाउ का रिपोर्ट है कि 2024 देखा जाए तो इंटरनेट शटडाउन के मामले में 2016 के बाद सबसे खराब वर्ष रहा है। अब जितने भी इंटरनेट शटडाउन होते हैं वो विरोध प्रदर्शन के दौरान, चुनाव के दौरान, आंतरिक संघर्ष है, कोई सुरक्षा अभियान चला रहा है, तो उस सेंस में वो करते हैं ताकि जो खतरा है ना, खतरा को मिनिमाइज किया जा सके। इस उद्देश्य की वजह से इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। भारत की स्थिति देखो, भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। भारत भी इस मामले में कह सकते हैं कि बदनाम ही है। तो भारत दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज करने वाले देशों में शामिल है ना। एक्सेस नाउ 2025 का रिपोर्ट देखिए, 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 65 बार इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए। देख रहे हो, पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है जो एक बोल सकते हैं कि इग्नोर किया जा सकता है। ये चिंता का विषय है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। 22 जुलाई 2026 तक देखोगे तो भारत में लगभग 24 इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज किए गए। यानी इसी 2026 में देखेंगे तो 22 जुलाई 2026 तक लगभग 24 बार इंटरनेट शटडाउन के मामले देखे गए हैं। और इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश के लिए इंटरनेट शटडाउन जिस कॉमन उद्देश्य के साथ लाया जा रहा है वो तो समझ में आता है, पर इसके दुरुपयोग की टेंडेंसी भी बढ़ती है। और अगर दुरुपयोग की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब एक लोकतांत्रिक देशों के लिए जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो उसका अधिकार है, वो भी इससे बाधित होता है इंटरनेट शटडाउन से। इसलिए चुनौती है, इसलिए समस्या है। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेट शटडाउन जो करते हैं उसके लिए जो कानूनी ढांचा है, क्या ऐसे अपने मनमर्जी तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका जो बैकिंग है, जो लीगल बैकिंग है, जो कानूनी ढांचा है, किसी न किसी कानून से ही आ रहा होगा। तो भारत में जो इंटरनेट शटडाउन है ना, वो दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम 2024 द्वारा विनियमित है, ये याद रखना। यानी इस कानून के तहत जो नियम बनाए गए हैं, है ना, उसके तहत ये इंटरनेट की सेवाएं स्थगित की जाती है। ठीक है। ये अब देखो, इन नियमों ने पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी निलंबन, देख रहे हो, लोक आपात स्थिति अथवा लोक सुरक्षा नियम 2017 का स्थान लिया था। पहले इसी नियम के तहत होता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसको चेंज करके 2023 का नियम लिया है।
अब देख लो, यह नियम इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं के निलंबन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि भाई इंटरनेट शटडाउन कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, किस तरीके से जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब है। इसी के तहत वो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये समझना चाहिए। ठीक, चलो अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है इंटरनेट के जो शटडाउन होते हैं ना उस मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का दृष्टिकोण देखिए, तो इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार। अब मामला था अनुराधा भासिन, है ना, बनाम भारत संघ। तो अनुराधा भासिन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इंटरनेट तक पहुंच अपने आप में एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1)(g) व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता के प्रभावी प्रयोग का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका मतलब क्या बोला गया था कि इंटरनेट, देख रहे, इंटरनेट तक पहुंच, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अनुराधा भासिन केस में बताया था कि जो इंटरनेट तक जो पहुंच का जो अधिकार है, ये अपने आप में मौलिक अधिकार तो नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार तो नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि इंटरनेट शटडाउन हुआ तो उससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, नहीं। लेकिन अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की अधिकार, का अधिकार, ठीक, और फिर अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया, और फिर जो व्यवसाय का अधिकार है ना, व्यवसाय करने का अधिकार, ये दोनों जरूर बाधित होता है। और इसीलिए समस्या क्रिएट करता है कि इंटरनेट जो शटडाउन आप कर रहे हैं उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, फ्रीडम ऑफ जो आपका जो एक्सपोजर है, जो व्यवसाय करने का जो अधिकार है, देख रहे हैं, हाँ, व्यवसाय एवं व्यापार करने का जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, वो प्रभावित होता है। और इसीलिए चुनौती है, इसीलिए समस्या क्रिएट करता है, देख रहे हैं। इसीलिए इंटरनेट पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। और इसी वजह से, क्योंकि इंटरनेट के बैन होने की वजह से आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ रहा है, जो व्यापार और व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आ रही है। तो अगर इनकी वजह से मूल अधिकार पर अगर बाधा क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए इंटरनेट शटडाउन, सवाल उठता है कितना नैतिक है, कितना तर्कसंगत है और कितना न्याय संगत है। इस सवाल पर हमको सोचना है। ठीक है, अब देखो, इसी अनुराधा भासिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम दिया था, जजमेंट दिया था, सिद्धांत दिया था कि कैसे इंटरनेट शटडाउन को हमको कंट्रोल करना है। ठीक है ना, तो क्या सिद्धांत दिया? पहले वैधानिक अधिकार, लीगैलिटी क्या है, जो इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं उसके लिए कानूनी आधार क्या है। तो शटडाउन केवल कानून के तहत ही लगाया जा सकता है, ये सिद्धांत दिया था। फिर लेजिटिमेट एम यानी वैध उद्देश्य, इसका उद्देश्य कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य वैध हित होने चाहिए। उसमें हर पहलू से भी आपको डिस्कशन या हर पहलू से चर्चा करनी है। ठीक, तीसरा है नेसेसिटी यानी आवश्यकता, शटडाउन तभी लगाया जाए जब वह वास्तव में आवश्यक हो। ये भी देखना है कि अगर आवश्यक नहीं है तो इंटरनेट शटडाउन लगाने का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता है, तो आवश्यक भी देखना है। साथ में प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुपातिकता के सिद्धांत को भी देखना है कि प्रतिबंध आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होना चाहिए, है ना। अनुपातिकता के जो सिद्धांत है उसको भी इसमें मेजर्स करने हैं। और सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय यानी लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स होना चाहिए। यदि कम कठोर विकल्प उपलब्ध हो तो पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाए। यानी इंटरनेट शटडाउन लगाएंगे तो इतने सारे प्रोसेस, इतने सारे मेजर्स को हमको देखना है और उसके बाद तय करना है कि इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, लीगैलिटी देखना है ना, कानूनी आधार होना चाहिए। लेजिमेटेड यानी वैध उद्देश्य होना चाहिए। नेसेसिटी यानी आवश्यकता देखनी है। प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुपातिकता देखना है। और सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय यानी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अगर कुछ है तो पहले उसके जरिए आगे बढ़ो। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सिद्धांत बता दिए और उन सिद्धांतों के जरिए कह सकते हैं कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इंटरनेट शटडाउन के लिए क्या उपाय, क्या प्रोसेस
है ना, और किन कंडीशंस में किस कंडीशंस पे लगाया जाना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करना है। ठीक, अब देखो सवाल उठता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें बता दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि इंटरनेट शटडाउन को लेकर इतना जो हाई तौबा है, यानी इंटरनेट शटडाउन को लेकर क्या समस्या क्या है, क्या समस्या है, क्या चुनौती है, क्या समस्या है, क्या चुनौती है, उसको कवर करना है। तो एक एक करके हम ये देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम समाधान को डिस्कस करेंगे, समाधान को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक करके पहले इसको देख लेते हैं। यानी इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या है। तो सबसे पहले चिंता क्या है कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, है ना। इंटरनेट शटडाउन का जो सबसे पहले आर्गूमेंट दिया जाता है इनके अगेंस्ट में कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब इंटरनेट बंद होने से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता 19(1)(g) ये प्रभावित होती है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा, इससे नागरिकों तक सूचना नहीं पहुंचा और अभिव्यक्ति प्रभावित हुई। जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है और जो व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित होती है। शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी जिस तरह से ऑनलाइन जो एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके प्रभावित होने के चांसेस है, और ये प्रभावित हो भी रहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं, देख रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल अध्ययन सामग्री, है ना, परीक्षाएं बाधित हो जाती है इंटरनेट शटडाउन से। जैसे मणिपुर में इंटरनेट बंद होने से विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हुआ, इम्पैक्ट हुआ। ठीक, साथ में ये भी देखिए, साथ में आर्थिक गतिविधि भी तो प्रभावित होती है, क्योंकि अब जिस तरह से ई कॉमर्स सेक्टर बढ़ रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है ना, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, स्टार्टअप है, टूरिज्म है, अब कहीं भी लोग जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। तो अगर इंटरनेट ही बाधित हो जाएगा, इंटरनेट ही शटडाउन कर दोगे, तो जो ऑनलाइन जो गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधि है, जो बिजनेस है, जो कल्चर है, वो निगेटिव तौर पर इम्पैक्ट होगा, और इसीलिए समस्या है। ठीक, इसलिए चुनौती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है समस्या का, कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाधा होती है, क्योंकि अभी जिस तरह से टेलीमेडिसिन, है ना, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ई प्रिस्क्रिप्शन, है ना, अस्पतालों की जो भी डिजिटल सेवा है वो प्रभावित होती है इंटरनेट बंद होने से। पारदर्शिता और जवाबदेही में भी कमी है कि किस नज़र से, यानी इंटरनेट बंद होने से जो मीडिया है, जो नागरिक समाज है, जो आम नागरिक घटनाओं की जो स्वतंत्र जानकारी है वो साझा नहीं कर पाते। अब इस वजह से क्या होती है, इस वजह से समस्या तो है ही कि सरकार से लोग अब सवाल नहीं पूछ पाएंगे, है ना। और दूसरा, इंटरनेट लगाने का जो शटडाउन करने का जो आधार है, किस बेसिस पर लगा रहे हैं, उसके बारे में भी गोपनीयता होती है, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं होती है, और इस वजह से क्या है, समस्या क्रिएट हो जाता है। ठीक है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति की जानकारी समय पर सार्वजनिक नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखियो, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे चुनाव या विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद होने से नागरिकों की सूचना तक पहुंच और लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है। अब इस वजह से क्या है, इस वजह से क्या है कि जो चुनाव प्रभावित हो गया है ना, उसमें वोट देने का अधिकार प्रभावित हो गया, जो इन्फॉर्मेशन था सही इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाया, जो प्रतिनिधि है जो ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल मीडियम से जो अपने मतदाताओं के साथ जो कनेक्ट कर पाते, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो कनेक्शन बिठा सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कि सरकारी सेवाएं भी बाधित होती है, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे जो सर्विसेज है वो इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करती है, यानी ऑनलाइन माध्यम से, यानी ई जो गवर्नेंस है। अब सरकार का जो मूल फोकस है, देखो सरकार का जो मूल फोकस किस पे है, वो ई गवर्नेंस पे है। अब ई गवर्नेंस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसके लिए तो इंटरनेट चाहिए ना भाई, इसके लिए तो इंटरनेट चाहिए।
लेकिन अगर इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो जाएगा तो ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो प्रभावित होगा ना। ई गवर्नेंस का लक्ष्य ही प्रभावित होगा, और इसीलिए ये क्या है, समस्या है, चुनौती है। ठीक, ये बोला जा सकता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि ठीक है, अगर इतने सारे चुनौती है, इतने सारे समस्या है, तो फिर समाधान क्या हो सकता है ना, उपाय क्या हो सकते हैं, मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, उसको देखते हैं। अब हम समाधान की चर्चा करेंगे, उपायों की चर्चा करेंगे। तो इंटरनेट शटडाउन से संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु आवश्यक उपाय, तो क्या सजेशन ले। तो सबसे पहले है कि इंटरनेट शटडाउन को अंतिम उपाय के रूप में बनाया जाए। देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद करने का निर्णय केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में लिया जाए। पहले जो भी अन्य विकल्प है ना, उसका उपयोग करो, और अगर उससे कानून व्यवस्था मेंटेन होता है, सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन होता है, तो उस उपाय पर चलो। लेकिन सबसे पहले लास्ट विकल्प के तौर पर इसको देखना है। जैसे पूरे जिले का इंटरनेट बंद करने के बजाय केवल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सीमित प्रतिबंध लगाया जाए। अब जैसे मान लो दिल्ली में ही है, तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जिस क्षेत्र में प्रोटेस्ट हो रहा है उस क्षेत्र का इंटरनेट बंद करिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी दिल्ली का हम बंद कर दें, इससे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस रीजन में, स्पेसिफिक क्षेत्र में हिंसा बढ़ रहा है ना, एक तरह से फेक न्यूज बढ़ रहा है, उस क्षेत्र में इंटरनेट बंद की जा सकती है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उपाय क्या होगा। नेक्स्ट उपाय है कि सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अपनाए जाए। पूर्ण इंटरनेट शटडाउन के बजाय टारगेटेड उपाय अपनाए जाए। तो देखना, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध ये कर सकते हैं, फर्जी वेबसाइटों या खातों का ब्लॉक कर सकते हैं, भड़काऊ सामग्री हटा सकते हैं, ये सब उपाय करो ना, इसके बजाय इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब फेक न्यूज़ फैल रहा है, किसी वेबसाइट, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू फैल रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करो। उस प्लेटफॉर्म पर जो फिल्टर लगा सकते हैं, जो भड़काऊ भाषण है, सामग्री है, हिंसात्मक सामग्री है, उसको फिल्टर करके हटाइए। जो फर्जी वेबसाइट है, जो खाते हैं, उसको हटाइए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इस तरह से आपत्तिजनक कंटेंट दिखता है, उसको हटाइए। ये सब करेक्टिव मेजर्स है, लिस्ट करेक्टिव मेजर्स है, इन उपायों का सहारा लेना चाहिए। साथ में स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया एवं पारदर्शिता के साथ पालन करो। प्रत्येक शटडाउन आदेश लिखित होना चाहिए, कारण के साथ होना चाहिए, और सार्वजनिक उसको करो ताकि ये पता चले कि इन वजहों से लिया गया है। फिर जब इंटरनेट शटडाउन हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो चलता ही रहे, नियमित रूप से निरीक्षण हो, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ गया कि इंटरनेट शटडाउन की ज़रूरत आप नहीं है, कंडीशंस रिकवर हो गया है, कंडीशंस आप नॉर्मल है, तो फिर इंटरनेट शटडाउन हटाओ भी। ये उपाय कर सकते हैं। देख रहे हैं, जैसे अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कारण या जो सार्वजनिक आदेश है उसकी आवश्यकता पर बल दिया। कारण बताइए, और पब्लिक ऑर्डर को यानी सार्वजनिक करो। समय और क्षेत्र की सीमा भी तय की जाए कि इंटरनेट शटडाउन केवल आवश्यक क्षेत्र और न्यूनतम अवधि तक सीमित हो, ये भी डिसाइडेड हो। ठीक, देख रहे हो, पूरे राज्य के बजाय केवल प्रभावित क्षेत्रों में, जिलों में ही 12 से 24 घंटे तक लगाया जा सकता है। ये नहीं कि हमेशा से उसको लगा के छोड़ दिया, काफ़ी लंबे टाइम में चल रहा है, कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है, कोई जो उपाय, जो उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है ना। तकनीकी समाधान भी विकसित किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर निगरानी, अफवाहों एवं फेक न्यूज़ की जो पहचान करने के लिए हम एआई यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें एआई बेस्ड अगर फैक्ट चेकिंग हम यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, तो जो इंटरनेट की वजह से जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा था, हम सोशल मीडिया के दुरुपयोग होने से उसको बचा सकते हैं। इंटरनेट शटडाउन करने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक, ये उपाय हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम जो प्रथा है, इसका पालन होना चाहिए। कि जैसे यूनेस्को है, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, तथा अन्य वैश्विक संस्था है, इसका डिजिटल संबंधी जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाए। जैसे देखो, यूरोपीय देशों की तरह टारगेटेड कंटेंट रिस्ट्रिक्शन को प्राथमिकता देना, न कि व्यापक इंटरनेट शटडाउन की कोशिश करना। अब ये जो वर्ल्ड लेवल पर जो मानक है, जो सर्वोत्तम प्रथा है, इसको अपनाओ। ठीक, यानी इंटरनेट शटडाउन क्या है, एक अंतिम विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन से पहले जो अन्य विकल्प है उसका सहारा लो। अन्य विकल्प में क्या है कि सोशल मीडिया का रेगुलेशन करो, जो आपत्तिजनक कंटेंट है, जो हिंसात्मक कंटेंट है, उसको फिल्टर करो, उसको हटाओ।
इन सब उपायों पर अगर प्रॉपर काम किया जाए तब जाके इंटरनेट शटडाउन के विकल्प के तौर पर सोचा जा सकता है। ठीक, तब जाके उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हमने इस आर्टिकल को कंप्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया, हर एंगल से डिस्कस किया। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को लिखिए कि इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इसका अत्यधिक उपयोग लोकतांत्रिक अधिकारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। सही बात है। तो आवश्यक क्या वो बताइए, चुनौती क्यों है ये बताइए, फिर शटडाउन से संबंधित प्रमुख चिंता बता ही दिया और उसके समाधान पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के जितने भी कंटेंट है, जितने भी डायमेंशन आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, पहले चिंता बता दो, फिर उसके बाद समाधान बता दो, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताइए, क्या लीगल बैकिंग है वो बताइए, भूमिका में इंटरनेट शटडाउन कैसे होता है, मतलब उसका क्या डेफिनेशन है वो बताइए, ट्रेंड्स क्या है वर्ल्ड लेवल पर और भारत के लेवल पर वो समझाइए, तब जाके ये आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है। ये क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो उसी तरह इंटरनेट के अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए दूसरा आर्टिकल है हमारा कि असम में बाढ़ और भारत में बाढ़ प्रबंधन। तो देखो न्यूज़ क्या है कि असम ने 60 वर्षों से अधिक समय की अपने सबसे भीषण बाढ़ का सामना किया, जिससे 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अब हमेशा भारत में आपको पता बाढ़ प्रवण यानी बाढ़ फ्लड प्रोन एरिया है। असम तो खासकर हमेशा वहाँ बाढ़ की स्थिति बनती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एक तरह से विषय है वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, बहुत सारे समस्या है। तो अगर इसी तरह से बाढ़ की समस्या आएगी तो सवाल उठता है कि बाढ़ की जो चुनौती है, जो समस्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, इस दिशा में फोकस करना है हमको। ठीक, देख रहे ये आर्टिकल आया था। असम का लोकेशन देखिए, असम ये इंडिया का मैप है तो असम ये है। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा और क्रिएट करेंगे तो आपको इसमें असम में जो बाढ़ आ रहा है ना उसका मेन रीजन जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अभी हम कारण डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैप देख लो, मैप विजुलाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, इधर ये जाती इधर। अब इसके इर्द गिर्द इसमें पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि पानी एक तरह से अपने जो एक तरह से बाउंड्री है नदी का उसको क्रॉस करके वो आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है। देख रहे हैं, यह है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। ठीक, तो देख रहे हैं असम भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहाँ लगभग 40% से अधिक क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र है, उसकी सहायक नदियों है, इसके कारण बाढ़ यहाँ पर देखोगे तो हर वर्ष प्राकृतिक घटना की वजह से भी आती है, कुछ मानव कारण भी है, लेकिन मूलतः जब बारिश बहुत तेजी से होती है, बारिश की वजह से पानी का जो लेयर है, जल स्तर वो इतना बढ़ जाता है कि वो बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो जाता है। ठीक, कारण क्या है, असम में जो ये बाढ़ आ रहा है, असम में जो बाढ़ की समस्या है, तो हम क्या करते हैं पहले इसके कारण को देखते हैं, फिर हम इसको इंडिया लेवल पर भी देखेंगे कि भारत में बाढ़ की समस्या कैसे है, क्या डेटा है, क्या रिपोर्ट है, और फिर भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं, और फिर कुछ समाधान भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक बाढ़ प्रबंधन की दिशा में, फ्लड मैनेजमेंट की दिशा में हम एक अच्छी सराहनीय प्रयास कर सके, कोशिश कर सके, उसको समझना है। देखिए तो असम में बाढ़ का खतरा इतना अधिक क्यों है उसको समझो। तो असम में बाढ़ का खतरा इतना अधिक क्यों है, सबसे पहला रीज़न क्या है, भौगोलिक संवेदनशीलता, जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी, है ना। देखो असम क्या है, ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी बेसिन में स्थित है, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी बेसिन में स्थित है। यहाँ 50 से अधिक सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जिससे मानसून के समय अत्यधिक जलराशि एकत्र हो जाता है। तो जैसे धेमाजी है, लखीमपुर है, मौजली है, अब इस सब जिले में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ से प्रभावित ये क्षेत्र है। ठीक, फिर देखो एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर में क्या हो गया, बाढ़ बहुत आती है, पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा है। नदी जो असम जो क्षेत्र है वो क्या है, लगभग देख लो 50 से अधिक सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जिसकी वजह से पानी का लेयर बढ़ जाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, अब इसका 50 से अधिक बोल सकते हैं कि सहायक नदियाँ है। अब अगर ये अचानक इसमें अगर पानी का प्रभाव, पानी का जो फ्लो है बढ़ जाएगा, तो इस नदी का जो कैपेसिटी है पानी को धारण करने की, वो उस कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएगा, है ना।
तो पानी क्या हो जाएगी, आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में फ्लो हो जाता है। आसपास के क्षेत्रों में फ्लो होगा तो फिर क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, है ना, समस्या होता है। ठीक, यही है। दूसरी समस्या क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अत्यधिक अवसाद। अब ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सर्वाधिक सेडिमेंट्स वहन करने वाली नदियों में से एक है। असम के मैदानों में कम ढाल होने के कारण गाद नदी तल में जमा हो जाती है, जिससे नदी की जलधारा क्षमता घट जाती है। अब देख लो, माजुली द्वीप का लगातार कटाव और नदी मार्ग में परिवर्तन इसी का परिणाम है। अब होता क्या है कि जैसे ये दिख रहा है कि भाई ये रिवर का एक तरह से मार्ग है। अब क्या होगा, पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर इसके साथ वो अपने साथ एक तरह से सेडिमेंट्स वगैरह सब लाएगा, तो सेडिमेंट सब अगर लाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो नदी मार्ग है वही अवरुद्ध हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये सेडिमेंट्स लाया, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाद जमा हो गया, सेडिमेंट्स हो गया, है ना, सेडिमेंट्स जमा हो गया। तो सेडिमेंट्स जमा हो गया तो फिर नदी का जो फ्लो है, जो मार्ग है, वो अवरुद्ध हो गया ना। ये मार्ग क्या गया, यहाँ पर अवरोध पैदा हो गया। अब अगर अवरोध पैदा हो गया तो अगर इधर पानी तो इधर से आ ही रहा है, पानी आ रहा है, तो फिर ये पानी इधर फ्लो कर जाता है, इधर फ्लो कर जाता है, इधर फ्लो कर जाता है, इधर फ्लो कर जाता है। क्योंकि सेडिमेंट्स की वजह से रिवर की जो पानी धारण करने की जो कैपेसिटी है वो नेगेटिव तौर पर इम्पैक्ट हुआ, और इस वजह से बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारी मानसून वर्षा। भारी बारिश की वजह से असम में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है। अब इसकी वजह से क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से आने वाली जो जो नदी है उसकी वजह से जल का दबाव बढ़ जाता है। ठीक, देख रहे हैं, तो इसकी वजह से समस्या है, क्योंकि 50 से अधिक सहायक नदियां हैं। नदी तट का अपरदन भी होता है कि ब्रह्मपुत्र अत्यधिक गतिशील नदी है जो बार बार अपना मार्ग बदलती है। इससे तट कटाव, तटबंध टूटना, कृषि भूमि का नुकसान होता है। अब रिवर है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये वाला जो तट है ये कट जाता है तो पानी इधर से निकल जाएगा, है ना। ये मार्ग में अपना परिवर्तन भी करता है, तो पता चला कि ऐसे फ्लो करना था, अब ये ऐसे फ्लो करने लगा। कुछ पानी इधर आ गया, तो पानी इधर आ गया तो इधर जो सेटलमेंट्स है वहाँ पर पानी जाएगा, तो समस्या होगी ना। इस वजह से भी बाढ़ की समस्या असम में देखी जाती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आपको पता है कि वर्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव आया है। अब वर्षा के पैटर्न में बदलाव आएगा तो वो तो समस्या होगा ना। ठीक, अब ऊपरी ऊपरी जो जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश और अन्य ऊपरी क्षेत्रों में वनों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है। इससे अत्यधिक गाद ब्रह्मपुत्र में पहुंचते हुए नदी की जल वहन क्षमता घटती है। अब जैसे देखो, ऐसे समझिए जैसे ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है और इसके ऊपर में देखोगे तो ये क्षेत्र क्या है, अरुणाचल प्रदेश का। अब यहाँ पर अगर मान लो पेड़ वगैरह सब जो है उसको काट रहे हैं आप, ठीक, अब पेड़ काट रहे हैं तो मिट्टी का जो पकड़ था वो तो ढीला हो गया ना, मिट्टी का पकड़ ढीला हो गया। तो अगर मान लो इस रीजन से अगर कोई पानी आएगा, पानी का फ्लो आ रहा है, तो पानी के वाटर फ्लो के साथ उस रीजन में जो पेड़ काटा गया और उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, और अपने साथ वो ये मिट्टी के धूल कण वगैरह सब लाते हैं, और इसकी वजह से ये सेडिमेंट्स जमा हो जाता है। और सेडिमेंट्स जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मार्ग है, नदी मार्ग है, वो अवरुद्ध हो गया ना, वो उसमें अवरोध पैदा होगा। अवरोध पैदा हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, बाढ़ की समस्या आ जाएगी, बाढ़ की समस्या आ जाएगी। ठीक, ये भी एक कारण है, ये भी एक इशू है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, ये तो था असम के कॉन्टेक्स्ट में कि असम में किस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बाढ़ की समस्या वहाँ बढ़ रही है। ठीक, उसमें हमने बहुत सारे एक्सक्यूज, बहुत सारे कारण, बहुत सारे कॉज देख लिए। भारत में क्या बाढ़ की संवेदनशीलता है, भारत में किस तरह से इम्पैक्ट करता है, तो देख लो, भारत के लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रों में से 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। यानी देख लो, औसतन प्रत्येक वर्ष बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है और लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, प्रमुख बाढ़ की घटनाएं प्रत्येक 5 वर्ष में से अधिक समय में एक बार जरूर घटित होती है। इसकी वजह से बाढ़ उन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है जो पहले से बाढ़ नहीं आते वहाँ पर, इस वजह से प्रॉब्लम है।
अब देख लो ये जो इमेज है, ये जो काला रीजन है, ये सब क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर बाढ़ आने की स्थिति बनती है। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यानी भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो हिस्सा है, तो भारत का जो हिस्सा देखने को मिला वो क्या है, बाढ़ प्रभावित, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अब इसकी वजह से क्या होगा, समस्या क्रिएट होगा, इशू क्रिएट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सवाल उठता है कि अगर भारत में बाढ़ को लेकर इशू है, असम में बाढ़ को लेकर इशू है, जैसे बिहार में देखोगे, यूपी में देखोगे, है ना, आपको महाराष्ट्र में भी जैसे जब भी बारिश होती है बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो ये सब जो बाढ़ की इशू बन रहा है, तो क्या भारत सरकार ने कुछ उपाय किए हैं? तो कुछ उपाय देखते हैं, क्या उपाय उन्होंने किया है। तो पहले उन्होंने उपाय किया है, उसमें उपाय हमने दो तरीके से देखेंगे, एक संरचनात्मक मेजर्स, स्ट्रक्चर मेजर्स, और दूसरा पॉलिसी के लेवल पर, कानून के लेवल पर क्या उपाय कर रखा है। ठीक, तो संरचनात्मक उपाय में क्या है, आपको ये देखिए कि तटबंध और जो जल निकासी कार्य है ये कोशिश की गई है ना, कि भारत ने बाढ़ के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से 34,000 किलोमीटर से अधिक तटबंध हो, जल निकासी चैनल, बाढ़ सुरक्षा संरचनाएं, उच्च भूभाग पर विकसित गांवों का निर्माण किया है। ठीक है ना, तो मतलब जो जैसे ये नदी मार्ग है, तो ये सब चीज़ें जो इसका जो तटबंध जो टूट जाता था, ये सब इसको एक तरह से मजबूत किया है ना, ताकि ये पानी इसको तोड़ के आगे ना जाए। ऊपर से जो सेटलमेंट वगैरह हम रिवर बेसिन या नदी के आसपास बना रहे थे, इसको दूर, है ना, वहाँ से दूर काफ़ी बनाने की कोशिश की है, गाँवों को काफ़ी दूर विकसित करने की कोशिश की गई है, ये सब किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 बनाया है। यह अधिनियम बेसिकली देखोगे तो बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनकी निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रख रखाव के लिए मेजर्स यानी उपाय करता है, ताकि अगर डैम होगा, बांध होगा, तो पानी का जो बहाव है उसको रोक सकता है। तो मान लो किसी जैसे नेपाल सब में है, देखो नेपाल में जो नदियाँ है, वहाँ से जो पानी आती है हिमालय से, उसका मेन कारण है उसी वजह से कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। तो अगर वहाँ पर जो डैम है, अगर प्रॉपर उसको चैनलाइज किया जाए, नेपाल के साथ बातचीत करके एक गठबंधन, एक सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, तो बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनती है उसको रोक सकते हैं। देख लो, अंतर बेसिन जल संस्थारण, यानी इस क्षेत्र का एक तरह से अंतर बेसिन जल स्थानांतरण का मतलब क्या है, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र। तो जैसे इंटर बेसिन का मतलब है कि जैसे मान लो ये मतलब जल क्षेत्र वाला, बाढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक, और ये वाला क्षेत्र मान लो सूखा क्षेत्र है, तो कितना अच्छा होगा कि हम यहाँ के जो जल अधिक वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो वाटर, ज़्यादा वाटर है, इसको हम पानी को ट्रांसफ़र कर दें। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि जो पानी की वजह से, यानी जो बाढ़ की समस्या है उसको हम कम कर सकते हैं, बाढ़ की जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं, ये उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो, संस्थागत और नीतिगत उपाय में क्या किया है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू करने की बात है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की वजह से, इसी एक अधिनियम के जरिए, है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बताया गया है। फिर देखो, हाँ, बनाया गया है। फिर उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस 4 बनाया गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस 4 बनाया गया है। ये सब कोशिश किया गया है इस समय। ठीक, ये सब कोशिश किया गया है।
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम। तो जो बाढ़ एरिया वाला रीजन है ना, बाढ़ क्षेत्र वाला जो है, ठीक। अब जैसे मान लो ये नदी है, ठीक, ये रिवर है, तो इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है इसका भी विकास करना है। सीमावर्ती क्षेत्र कैसे विकास कर सकते हो? तो यहाँ पर कुछ पेड़ लगा सकते हो, है ना, ताकि पानी का जो फ्लो है बहुत आगे नहीं जाए, है ना। जो जो विलेज एरिया है, जहाँ पर जो आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पर पानी का एक तरह से अवरोध पैदा ना हो, ठीक। तो जैसे जल शक्ति मंत्रालय की यह योजना बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी कार्य, जल निकासी प्रणाली के विकास तथा समुद्र कटाव निरोधक परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। बेसिकली वही है कि जो रिवर वाला एरिया है ना। अब जैसे मान लो कोई कोस्टल रीजन है जहाँ पर पानी आता है, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, तो अगर मान लो बाढ़ की समस्या है तो वहाँ पर क्या करो, कोस्टल रीजन में कुछ बोल सकते हैं कि जैसे पेड़ लगाइए। जो सेटलमेंट है, जो घर बना रहे हैं, जो आवास बना रहे हैं, उसको तटबंध यानी जो तटीय क्षेत्र है उससे दूर बनाइए। ये सब मेजर्स इसमें किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति 2012, यह नीति बेसिकली एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन, इंटीग्रेटेड, है ना, जो रिवर बेसिन मैनेजमेंट है। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट का मतलब कि रिवर को केवल हम एक नदी के तहत ना देखें, बल्कि जो पानी का फ्लो है वो भी सुनिश्चित होना चाहिए। जहाँ जहाँ से वो क्रॉस कर रहा है वो भी उसको देखना है। अलग अलग जो इस राज्य है उसके साथ कोहेरेंस या समन्वय होना चाहिए। फिर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उस रिवर के पानी की वजह से, वो भी आपको टैकल करना है, वो भी देखना है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि सरकार ने क्या उपाय कर रखे हैं। तो सवाल उठता है कि इन उपायों के बावजूद भी तो समस्या है। ये उपाय तो पहले से भी चल रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि इन उपायों के बावजूद भी अगर समस्या है जस का तस, तो फिर क्या उपाय हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, उसको देखते हैं, है ना। बाढ़ यानी भारत में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उपाय सबसे पहले क्या है, समग्र नदी बेसिन प्रबंधन यानी रिवर बेसिन मैनेजमेंट। देख रहा है, केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे नदी बेसिन के स्तर पर योजना बनाई जाए। अब जैसे मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर है, असम में बाढ़ आता है, तो केवल असम सरकार कितना भी कोशिश कर ले समस्या का हल नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे गंगा रिवर है, बहुत सारे स्टेट से गुजरती है, तो गंगा रिवर की वजह से जहाँ पर पानी आती है तो केवल उस स्टेट की समस्या नहीं है, जिस राज्य से वो गुजरती है सभी राज्यों को मिल बैठ के सहयोग करना है ना। देख रहे ब्रह्मपुत्र बेसिन में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और भूटान के बीच समन्वित वाटर मैनेजमेंट करना होगा, तभी जाके हम बाढ़ प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए, जीआईएस प्रणाली यूज़ करिए, ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, सटीक पूर्वानुमान विकसित कर सकते हैं, ताकि मान लो ये आइडिया लग जाए कि इस साल ज़्यादा पानी होने वाला, ज़्यादा बारिश होने वाला, तो पहले से ही मैनेज कर ले, पहले से ही समस्या का हल कर ले। ये उपाय कर सकते हैं, ठीक। फिर देखिए, प्राकृतिक बाढ़ अवरोधों का संरक्षण, जैसे बेसिकली जो बाढ़ अवरोध है, जैसे मान लो आर्द्रभूमि वेटलैंड है, तो मान लो ज़्यादा पानी है तो हम वेटलैंड वगैरह सब, ये तालाब वगैरह सब क्रिएट करेंगे। तो जो अधिक वर्षा पानी है, जो अधिक वर्षा जल है, जो शहरों में जाम हो जाता है, जो निकासी नहीं होती, उसको हम जो वाटर बॉडी है ना उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं पानी को, है ना। तो ये सब बनाए जाए। बाढ़ मैदान में अनियोजित निर्माण को बनाओ, रोको, है ना। जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पर नहीं होना चाहिए अवैध निर्माण। तो बाढ़ का जो पानी वो सीधे घर में घुस जाएगा फिर, है ना। ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करो। तो अगर मान लो जैसे किसी भी सिटी में देखते होंगे पानी होता है और वहाँ पर जो पानी है वो निकासी करते ही नहीं, तो पानी एक तरह से जमाव हो जाता है, जाम हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना, डिटेल में समझ लिया। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देख ही लिया। तीसरा आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है हमारा, स्पेस ऑन्कोलॉजी और कैंसर उपचार। तो स्पेस ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या है, इसको पहले देखते हैं। तो बेसिकली कैंसर के इलाज से रिलेटेड है। तो कैंसर एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। भारत में देखोगे तो 2026 में लगभग 18.7 लाख नए मामले के सामने आए कैंसर के, और इस वजह से स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र पर एक तरह से बहुत ज़्यादा चुनौती क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा भार क्रिएट कर रहा है। तो सवाल उठता है कि जब कैंसर की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर इस संदर्भ में स्पेस ऑन्कोलॉजी, है ना,
कैंसर अनुसंधान में एक नया क्षेत्र बनकर उभर रहा है, जो करता क्या है, माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष आधारित वातावरण का उपयोग करके ट्यूमर के व्यवहार का अध्ययन और जो मेडिसिन, जो औषधि खोज प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। बेसिकली उन्नत कैंसर उपचार को विकसित करता है, उसको संभव बनाता है। तो जो स्पेस ऑन्कोलॉजी है, ये मतलब क्या है कि माइक्रोग्रेविटी, स्पेस यानी अंतरिक्ष आधारित जो वातावरण है उसका यूज़ करके जो बढ़ती जो कैंसर के मामले हैं उसके उन्नत उपचार को विकसित करना है। इस वजह से न्यूज़ में है, ध्यान रखना, है ना। तो अगर स्पेस ऑन्कोलॉजी पूछे तो क्या बताएंगे? स्पेस ऑन्कोलॉजी क्या है? तो स्पेस ऑन्कोलॉजी वह वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें अंतरिक्ष, विशेषकर माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष जो विकिरण है, जो रेडिएशन है ना, बेसिकली अंतरिक्ष के वातावरण का उपयोग करके कैंसर की उत्पत्ति, वृद्धि और उपचार का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे नए उपचार, दवाएं और तकनीक विकसित करना जो पृथ्वी पर कैंसर रोगियों के लिए अधिक प्रभावी हो। यानी स्पेस ऑन्कोलॉजी क्या है? कैंसर के इलाज के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो अंतरिक्ष के वातावरण का यूज़ करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसरो का एक मिशन है एक्जिम 4। अब इस मिशन में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कैंसर कोशिकाओं की 3D वृद्धि का अध्ययन किया ताकि नए उपचार विकसित किया जा सके। यानी अंतरिक्ष में, यानी स्पेस में जाके देखा गया कि भाई कैंसर जो जो देख रहे हैं, कैंसर जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, पृथ्वी पर कैसे ग्रो कर रहा है, स्पेस में कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, स्पेस में ग्रेविटी कम है। तो ग्रेविटी का भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे हम लोग जिस स्ट्रक्चर में है, जिस शेप में है, उसका सबसे ज़्यादा योगदान क्या है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो हमारे मांसपेशी में दर्द होगा, बहुत सारा पेन होगा, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। इसलिए तो जो रिसर्चर, जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक तरह से उनको आर्टिफिशियल वातावरण क्रिएट किया जाता है अंतरिक्ष का, ताकि उनके लिए जो बॉडी है, जो शरीर है, वो क्या करे, अडेप्ट कर सके। ठीक। नासा का भी प्रयोग देखिए कि नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कैंसर कोशिकाओं पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन किया, जिससे ट्यूमर के विकास और नई दवाओं को प्रभावशीलता को समझने में मदद मिला, है ना। तो पहले से भी अध्ययन चल रहे हैं, पहले से भी रिसर्च चल रहे हैं। इसी वजह से स्पेस ऑन्कोलॉजी का महत्व है। तो क्या महत्व है? तो कैंसर के जैविक व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में यह हेल्प करेगा, जो नई और अधिक प्रभावी जो कैंसर रोधी दवा है उसके विकास में मदद करेगा, जो पर्सनलाइज्ड कैंसर उपचार है उसको बढ़ाएगा, पृथ्वी पर कैंसर जो रिसर्च है उसको तेज करेगा, और भविष्य के, है ना, जो भी अंतरिक्ष अभियान होगा तो उसमें अंतरिक्ष यात्रियों के कैंसर जोखिम का आकलन करेगा। समझ रहे हो? तो जैसे मान लो भविष्य में जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह सब स्पेस में जाएंगे तो उस पर क्या कैंसर का प्रकोप है, कैसे बढ़ रहा है, उसका भी तो अध्ययन करना है, उसको भी देखना है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो है ना, हम क्या कर रहे हैं स्पेस ऑन्कोलॉजी में कि अंतरिक्ष आधारित वातावरण, माइक्रोग्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए। तो कैंसर जो कोशिका है उस पर माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट है वो देखो। माइक्रोग्रेविटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो अर्थ है, आपको पता है कि अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम स्पेस में जाए, ग्रेविटी का जो प्रभाव है वो क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या है? माइक्रोग्रेविटी का एग्जाम्पल है। माइक्रोग्रेविटी का एग्जाम्पल है, देख रहे हैं? तो इसी माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव है वो देखते हैं। तो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि में परिवर्तन। अब देखो, माइक्रोग्रेविटी में कई प्रकार की कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि धीमी हो सकती है या उनका विभाजन बदल सकता है। ठीक। और इसी वजह से ये बोल सकते हैं कि कैंसर जो अंतरिक्ष आधारित वातावरण है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं पर अंतरिक्ष प्रयोगों में उनकी वृद्धि के पैटर्न में बदलाव देखा गया। 3D ट्यूमर का निर्माण। पृथ्वी पर कोशिकाएं समानता 2D सतह पर बनती है, जबकि अंतरिक्ष में वो 3D ट्यूमर जैसी संरचना बनाती है। अब देखो, यह मानव शरीर में बनने वाली जो वास्तविक ट्यूमर है वो उसके अधिक निकट होता है। जैसे इंटरनेट, जैसे स्पेस है ना, अंतरिक्ष स्पेस जो स्टेशन है, तो बेसिकली उस पर फेफड़े और स्तन कैंसर कोशिकाओं से 3D ट्यूमर मॉडल विकसित किया गया। अब जिसका उपयोग हम बोल सकते हैं कि नए मेडिसिन के परीक्षण में किया जा सकता है। यानी अंतरिक्ष आधारित वातावरण, यानी जो माइक्रोग्रेविटी है ना, उसका इम्पैक्ट अलग अलग है
कैंसर के कोशिकाओं को बढ़ाने यानी उसको समझने में। मेडिसिन, दवाओं की प्रभावशीलता का भी अध्ययन कर सकेंगे। तो जो अंतरिक्ष में जो विकसित है 3D ट्यूमर मॉडल पर, अब उस पर हम दवाओं का परीक्षण करके अधिक वास्तविक निर्माण या परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ISS, ये जो नासा है, अब क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कैंसर रोधी दवाओं का परीक्षण करके उनकी प्रभावशीलता का मेजर कर रहा है, वो अध्ययन कर रहा है। जीन एक्सप्रेशन में भी बदलाव होगा, तो जैसे माइक्रोग्रेविटी कुछ ऐसे जीनों की गतिविधि को बदल सकता है जो कैंसर के फैलाव, वृद्धि और जो कोशिका मृत्यु से जुड़े होते हैं। जैसे थायराइड कैंसर कोशिकाओं में अंतरिक्ष प्रयोगों के दौरान कई जीनों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन पाया गया। तो बेसिकली माइक्रोग्रेविटी, इसी माइक्रोग्रेविटी का यूज़ करके ना बेसिकली कैंसर के उपचार को बेहतर बनाना है, उन्नत बनाना है, इसीलिए स्पेस ऑन्कोलॉजी न्यूज़ में है। ठीक है, तो भारत की क्या भूमिका हो सकती है, जो उभरता हुआ जो स्पेस ऑन्कोलॉजी है, तो भारत भी क्या कर सकता है, अंतरिक्ष आधारित कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा दे सकता है। जैसे एग्जाम 4 मिशन में इस पर फोकस भी किया गया, एक तरह से प्रयोग किया गया। स्वदेशी कैंसर रोधी दवाओं का विकास कर सकता है इस तकनीक से, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, नासा के साथ, जाक्सा के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जो परियोजना चल रहा है उसके साथ, देख रहे हैं, संयुक्त स्पेस ऑन्कोलॉजी परियोजना को चला सकता है। ठीक, गगनयान मिशन का उपयोग भी कर सकता है, जैसे भविष्य में गगनयान मिशन जाने वाला है, तो देख रहे भविष्य के गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जैव चिकित्सा एवं कैंसर अनुसंधान के लिए विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि और जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। यानी स्पेस ऑन्कोलॉजी कैंसर के क्षेत्र में, यानी कैंसर के इलाज के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र है, इमर्जिंग सेक्टर है। अगर इस दिशा में भारत ने कोशिश की तो बहुत बेहतर प्रयास या बेहतर रिजल्ट आ सकता है। ठीक, अब ये छोटा सा आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल है हमारा, कि बेसिकली अमेरिका सऊदी अरब 123 समझौता। तो ये क्या है ना, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ। देख रहे हैं, US साइन लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद सऊदी अरेबिया। यानी अमेरिका और सऊदी अरब ने ऊर्जा एवं सामरिक सहयोग को नई दिशा देने हेतु 123 असैनिक परमाणु सहयोग समझौता तथा एक व्यापक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों का जो संबंध है वो बहुत बढ़ गया। तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है ना, बेसिकली वो सिविल प्रोग्राम है, यानी जो सिविलियन पर्पस के लिए बनाया गया, ना कि उसको हथियार बनाना है या युद्ध में यूज़ करना, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका सऊदी 127 समझौता क्या है, तो देखिए, तो बेसिकली यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आधारित 1954 की जो धारा 123 के तहत किया गया एक बाइलेटरल असैनिक यानी नागरिक परमाणु सहयोग समझौता है। उद्देश्य क्या है, तो यह समझौता अमेरिका को सऊदी अरब को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक, परमाणु रिएक्टर, परमाणु सामग्री और वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराने का कानूनी अधिकार देता है, ध्यान रखना। तो अमेरिका और सऊदी अरब में परमाणु समझौता हुआ है बेसिकली सिविलियन पर्पस के लिए। उद्देश्य क्या है, इस समझौते का उद्देश्य कि सऊदी अरब की जो कच्चे तेल पर जो निर्भरता है उसको कम करे, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली का उत्पादन बढ़ाना, समुद्री जल को मीठा बनाने वाले संयंत्रों और एयर कंडीशनिंग जैसी ऊर्जा गहन आवश्यकताओं को परमाणु ऊर्जा से संचालित करना, और देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य की वजह से देखा, ये सिविलियन पर्पस है कि जो भी परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु समझौता हुए उससे जो परमाणु ऊर्जा जनरेट होगा उसका सिविलियन पर्पस में यूज़ होगा, यानी नागरिकों के कल्याण के लिए यूज़ करना है, ना कि उसके हथियार बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, विशेषता क्या है इसका, तो अमेरिका बेसिकली परमाणु तकनीक हस्ताक्षर एक तरह से ट्रांसफ़र करेगा। सऊदी अरब को घरेलू यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम इनरिचमेंट की अनुमति दे दी इन्होंने, है ना, यूरेनियम इनरिचमेंट की अनुमति दे दी, क्योंकि बिना यूरेनियम के थोड़ी ना परमाणु ऊर्जा बन पाएगा। ठीक, फिर देखिए, बायलैटरल सेफगार्ड बनाया गया है, ऐसी जांच और निगरानी व्यवस्था बनाई गई जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। तो जो परमाणु ईंधन उसका नियमित रिकॉर्ड और निरीक्षण करेंगे। जो IAEA है ना, जो बोल सकते हैं कि परमाणु चीज़ों को रेगुलेट करता है, इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल को अनिवार्य नहीं बनाया गया, यानी इस समझौते के तहत सऊदी अरब पर IAEA के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत होने वाले कड़े निरीक्षण अनिवार्य नहीं होंगे, यानी निरीक्षण होंगे लेकिन अतिरिक्त प्रोटोकॉल जैसी व्यापक निगरानी आवश्यक नहीं होगी। यानी बेसिकली जो IAEA
का जो एक तरह से मॉडस ऑपरेंडी है, जो उसका जो सेफ्टी गार्ड्स है, जो गाइडलाइंस है, उसके तहत ही इस पर मेजर्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किया और ये चारों आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया भारत में इंटरनेट शटडाउन, दूसरा था असम में बाढ़ वाला, तीसरा था स्पेस ऑन्कोलॉजी वाला, और चौथा था अमेरिका सऊदी अरब 123 परमाणु समझौता, जो बेसिकली सिविलियन पर्पस के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात करता है। अमेरिका इसमें सहयोग करेगा सऊदी अरब का, दोनों दोनों के बीच समझौता हुआ है। क्यों? ताकि सऊदी अरब की जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो आज मैंने जितना आर्टिकल डिस्कस किया सबको कॉम्प्रिहेंसिव में डिस्कस करके आपको समझाया। उसमें भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते थे, मेंस के क्वेश्चन बन सकते थे, हर एंगल से डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आपसे अपेक्षा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हिंदी मीडियम की जो एस्पिरेंट है उनको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी दुविधा होती है उसको दूर कर सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।